सच में रामायण हुई थी या एक फिक्शनल स्टोरी है या एक काल्पनिक है। जैसे एक थियरी मैंने ये सुनी थी कि वाल्मीकि जी कुछ स्नान कर रहे थे और उनको कुछ थॉट्स आए एज अ पोइट्री और उन्होंने लिखना शुरू किया और ऐसे काल्पनिक स्टोरी बना दी। लंका में करके फिर इंडिया आए। तो आज भी हम गूगल मैप पे उसे देखेंगे तो 20 to 21 डेज का बाय वॉक दिखाता है। और एग्जैक्टली दशहरे से दिवाली का जो टाइम होता है वो 20 डेज का ही होता है। देखो, रामायण का जो मास्टरमाइंड है वो मुझे लगता है कि वो शूर्पणखा है। तभी भी ऐसा सुपीरियर इन्फीरियर का कॉन्सेप्ट था। सर, कास्टिज्म तो था। अब सतयुग में क्या था, देवलोक होता था और एक राक्षसों का लोक होता था। फिर आया त्रेता युग, इसके अंदर भगवान भी धरती पे थे और राक्षस भी धरती पे थे, पर वो दूर थे। फिर आया द्वापर युग, जिसमें हम महाभारत की बात करते, उसके अंदर हीरो और विलन एक ही फैमिली के थे। अब चल रहा है कलयुग, इसमें राम भी हम ही हैं और रावण भी हम ही है। देखो, विभीषण ने भले ही धर्म का साथ दिया, बट वो आज भी एज अ ट्रेटर ही लिखा है इतिहास में उनको। यूनिवर्स अपने आप को रोटेट करता है। आज हम यहाँ कर रहे हैं, कई लाख साल बाद हम दोबारा कर रहे होंगे। तो रामायण बहुत बार रिपीट हो चुकी है, महाभारत बहुत बार रिपीट हो चुकी है। तो ये जो आपका सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, तो जब कलयुग खत्म होगा तो दोबारा सतयुग आएगा। और ये साइकिल बहुत बार ऑलरेडी रिपीट हो चुकी है। तो उन्होंने अपनी एक अंगूठी निकाल के धरती के अंदर एक क्रैक में डाल दी। हनुमान जी को बोला कि जाओ ये मेरी अंगूठी ढूंढ लाओ। पाताल लोक में नाग देवता बैठे थे, तो उन्होंने बोला भाई यहाँ पे मेरे प्रभु की अंगूठी आई है और मुझे दो फटाफट। तो उन्होंने बोला वहां रखी है, ले लो। वहां पे कई लाख अंगूठियां रखी थी। तो वो हनुमान जी ने कहा ये क्या है? कह रहे रामायण पहली बार थोड़ी हुई है। कह रहे आप हर युग में आते हो और मैं आपको हर युग में ये बताता हूँ कि यहाँ पे इतनी लाख अंगूठियां रखी है। Thank you so much, Abhishek bhai, coming from Delhi to Mumbai specially for this podcast and coming on our show Inside the Mind with Rishabh. मैं बहुत एक्साइटेड था ये पॉडकास्ट को लेके क्योंकि हम एक तो दिवाली पे कर रहे हैं ये, सो हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। और ये पॉडकास्ट हम स्पेशली कर रहे हैं रामायण स्पेशल, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। आप बोलिए, आपको कैसे लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और स्पेशली यहाँ आना इस पॉडकास्ट के लिए मेरे लिए भी ऑनर है कि हाँ, कि हम इस टॉपिक को एटलीस्ट डिस्कस कर रहे हैं इलेबोरेशन में, कि सिर्फ लोगों को ये ना हो कि रामायण क्या होती है, दिवाली क्या होती है, उसके पीछे की स्टोरी भी लोगों को पता चले, पता होनी चाहिए। तो जब ये डिस्कशन हमारा हुआ तो आपने जो इंटरेस्ट दिखाया, तो उससे मुझे भी एक एक्साइटमेंट हुई कि हाँ, कि चलो कोई इस बारे में बात करना चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचा पाएँ उस चीज़ को। ऑफ कोर्स। तो इस पे मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मुझे क्यों ये करना था कि रामायण के बारे में, क्योंकि रामायण के बारे में ऐसा परसेप्शन है कि जो भी इंडिया में रहता है सब जानता है, लेकिन होता क्या है कि आज आप दिवाली के बारे में देखेंगे तो लोग बात करते हैं इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। आप अपने रिलेटिव्स को मिलते हो, एक दूसरे के घर जाते हो, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, पटाखे जलाते हो, लेकिन ऐसा ना हो कि आने वाली जनरेशन्स जैसे जैसे हम आगे बढ़े कि दिवाली का जो सिग्निफिकेंस है इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न ऑफ लॉर्ड राम वो कहीं खो जाए। तो एवरी नाउ एंड देन इट्स ऑलवेज गुड कि हम हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है या इवन करंट जनरेशन है उनको रिमाइंड करते रहे कि ये जो फेस्टिवल का ओरिजिनेशन है वो कहाँ से है। सो वही बात को आगे लेते हुए आप पहले तो ये जो दिवाली का सिग्निफिकेंस है इन टर्म्स ऑफ रामायण, आप वो समझाइए। सर, इसके अंदर मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, रामायण जितने हज़ार साल पुरानी है, अगर सिग्निफिकेंस कम हो रहा होता तो वो बहुत पहले लुप्त हो चुका होता। तो इट्स नथिंग लाइक कि ये चीज़ ख़त्म हो रही है। हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, कुछ कुछ चीज़ें अब मॉडर्न एरा के अंदर लोग उसको उतनी प्राथमिकता नहीं दे रहे, कि उसके बारे में जानना नहीं चाहते। मतलब उनको एक ठीक है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है या मिठाइयाँ बांटते हैं, अगर ये सिर्फ एक छोटा फेस्टिवल होता तो ये इंडिया में सबसे बड़ा फेस्टिवल नहीं होता। मतलब इसके पीछे जो उसको सेलिब्रेट करने का वो है, वो मेन है बुराई पे जो अच्छाई की जीत हुई थी, जो अधर्म पे धर्म की जीत हुई थी, हम बेसिकली उसको सेलिब्रेट करते हैं। और उसको सेलिब्रेट करके हम एक तरीके से ये करते हैं, आज भी हमको अधर्म के ऊपर धर्म को रखना है, और वही एक तरीके से दिवाली है आज की डेट में। सो बेसिकली हम ये सेलिब्रेशन शुरू होती है वही, अगर हम इसका सिर्फ एक सिनॉप्सिस दे के जो भगवान श्री राम
रावण का वध करके जो अयोध्या रिटर्न होते हैं और उस टाइम पे जो सेलिब्रेशन होती थी वही आज हम जो दिवाली के हिसाब से मनाते हैं, राइट? तो अब हम शुरू करते हैं थोड़ा सा एक रामायण का, हम वाल्मीकि जी की रामायण को एक बेस बना के चले, तो एक थोड़ा सा सिनॉप्सिस दे दीजिए ताकि हम जब डिटेल में जाए तो लोगों के पास ये एपिसोड देखते वक्त कॉन्टेक्स्ट हो। तो अब रामायण थोड़ी सी समझा दीजिए स्टार्टिंग से। फिर रामायण अपने आप में बहुत बड़ा ग्रंथ है, पर अगर हम फिर भी उसमें क्रिस्प हाइलाइट्स लेंगे तो हम स्टार्टिंग फ्रॉम राम जन्म, हम्म। कि राम जी का जन्म हुआ, उनके चारों भाई उन सब का जन्म हुआ। उसके बाद सीता स्वयंवर हुआ, वो बड़े हुए, उनका सीता स्वयंवर हुआ। उसके बाद उनका वनवास हुआ, जब उनका राज तिलक होना था उसके जगह उनका वनवास हुआ। फिर वो लोग वन में गए, वहाँ पे सीता हरण हुआ। सीता हरण हुआ, रावण सीता जी को लंका ले गया। फिर सीता जी को बचाने के लिए उन्होंने रावण वध किया, और फिर रावण को मारने के बाद वो अयोध्या वापस आए, और उस दिन हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। करेक्ट। तो अब इसमें जो मेरे को जो कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन नहीं कहूँगा, जो सवाल उठते हैं क्यूरियोसिटी के हिसाब से, वो ये है कि जो राम जी का वनवास हुआ उस पर थोड़ा सा आप विस्तार से बताइए कि 14 साल का हुआ, कैसे वनवास हुआ, क्यों हुआ, मतलब ये वनवास ज़रूरी था? देखो, इसके अंदर पर्सपेक्टिव तो बहुत सारे हैं, पर एक चीज़ है कि भगवान राम को ऑलरेडी पता था कि मैं विष्णु अवतार हूँ। तो जब उनका राज तिलक अनाउंस हुआ कि भाई कल भगवान राम का राज तिलक होगा, तो उनके माइंड में ये आया कि अगर मेरा राज तिलक हुआ तो जिस वजह से मेरा ये अवतार हुआ है, जो उनको अधर्म खत्म करना था या रावण को मारना था, तो वो हो ही नहीं पाएगा। तो वो आप जान के शौक होगे कि केकई का नाम हम लेते हैं कि केकई ने सेल्फिश डिसीजन लिया और अपने बेटे बेटे को को बनाने के लिए, वो राजा बनाने के लिए इनको इनको वनवास भेज दिया। भेजा। बट इसके अंदर एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि जब प्रभु राम को ये पता चला कि उन्हें वनवास होने वाला है, तो वो केकई के पास गए और उन्होंने केकई से बोला कि क्या आप मेरे लिए काम करेंगी? उन्होंने बोला मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला पर वो काम अगर आप करोगे तो इतिहास में आपका नाम काले अक्षरों से लिख दिया जाएगा, और कोई भी इन फ्यूचर आपको अच्छी नजर नज़र से या अच्छी वाइब से नहीं से नहीं देखेगा। देखेगा कि पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि जो तुम बोलोगे वो मैं करूँगी। तो तब भगवान राम ने केकई को बोला कि आप मेरी जगह भरत को राजा बनवाओ, क्योंकि ही इज़ कैपेबल इनफ टू मैनेज अयोध्या इन माई एब्सेंस। और दूसरा, मेरे को वनवास भेजो, क्योंकि जिस मोटिव से मेरा जन्म हुआ है, जो मैं विष्णु अवतार में यहाँ आया हूँ, जब तक मैं वनों में नहीं जाऊँगा वो मोटिव फुलफिल होगा ही नहीं। तो वो बात मान के केकई माता ने अपने ऊपर सारा ब्लेम लेके, कि इतिहास के पन्नों में आज भी वही लिखा जाता है कि केकई सेल्फिश हो गई थी और ये सब था। बट वो अगर वनवास नहीं भेजते तो आगे की रामायण बनती ही नहीं। हम्म। तो यही एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि अगर समझो ये भगवान श्री राम के मन में तभी वो ख्याल नहीं आया होता कि मुझे रावण का वध करना है तो मुझे वनवास जाना है, तो फिर क्या होता? सर फिर रामायण बनती ही नहीं। या हो सकता है कि अगर देखो डेस्टिनी की अगर हम बात करें तो मे भी कुछ और सोर्स बनता वहाँ तक जाने का। और वो कर देते जो करना हाँ, था। वो अगर लिखा है कि भाई हमें अगर आज यहाँ मिलना लिखा था, तो एक सोर्स बना हमारा यहाँ मिलने का। अगर वो नहीं होता तो मे भी कुछ साल बाद हम मिलते। पर अगर वो डेस्टिनी में है, वो चीज़ होनी है, तो वो तो होगी, या तो वो आज होगी या वो कल होगी। करेक्ट। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि भगवान राम को पता था कि वो विष्णु का अवतार है, तो हम ये क्लैरिफाई कर दें कि विष्णु मतलब जो यूनिवर्स को चलाते हैं जी। वो, और ब्रह्मा जिन्होंने ये यूनिवर्स को बनाया था, क्रिएट और जो इसको डिस्ट्रॉय करेंगे शिव जी। शिव जी, राइट? ये तीन रोल्स जो स्टार्टिंग से अपने बेस है, राइट? और उसमें से भगवान राम जो विष्णु के अवतार थे, विष्णु अवतार और उनको ये चीज़ पता थी। पता थी। ओके। तो अभी इसमें जैसे अब कितने साल पुरानी है रामायण तकरीबन? देखो, इस चीज़ का कहीं पे भी परफेक्टली ईयर डिस्क्रिप्शन नहीं है। कहीं पे ये आता है कि 7,000 साल पुराना है, कहीं पे आता है 1.6 मिलियन ईयर्स पुराना है। तो इसके अंदर एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि यूनिवर्स अपने आप को रोटेट करता है। हम्म। तो जो आज हम यहाँ कर रहे हैं, कई लाख साल बाद हम दोबारा कर रहे होंगे यहाँ पे। अच्छा। तो रामायण बहुत बार अपने Repeat. आप को रिपीट हो चुकी है।
महाभारत बहुत बार रिपीट हो चुकी है। तो ये जो आपका सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, तो जब कलयुग खत्म होगा तो दोबारा सतयुग आएगा। और ये साइकिल बहुत बार ऑलरेडी रिपीट हो चुकी है। ओके, और ये अनस्टॉपेबल, ये मतलब ये हाँ, एक ये साइकिल चलती साइकिल है। रहेगी ऐसा? मतलब है ये कई लाख सालों की, बट ये साइकिल है। ओके, तो ये इसका मतलब ये भी है कि रामायण भी फिर दोबारा होगी तो हाँ, कहीं ना इसके कहीं। अंदर एक छोटी सी स्टोरी है अगर मैं आपको बताऊं। प्लीज। जब भगवान राम को अपना मनुष्य अवतार त्यागना था और हनुमान जी उनके साथ थे, वो उनके परम भक्त थे, तो उनको ये था कि हनुमान के रहते हुए मैं अपना देह नहीं त्याग सकता। तो उन्होंने अपनी एक अंगूठी निकाल के धरती के अंदर एक क्रैक में डाल दी और उन्होंने हनुमान जी को बोला कि जाओ ये मेरी अंगूठी ढूंढ लाओ, कि जब तक वो जाएंगे फिर मैं अपना जल समाधि ले लूँगा। तो हनुमान जी नीचे गए। नीचे पाताल लोक में नाग देवता बैठे थे। तो उन्होंने बोला भाई यहाँ पे मेरे प्रभु की अंगूठी आई है और मुझे दो फटाफट। तो उन्होंने बोला वहाँ रखी है, ले लो। वहाँ पे कई लाख अंगूठियाँ रखी थी। तो वो हनुमान जी ने कहा ये क्या है? कह रहे रामायण पहली बार थोड़ी हुई है। कह रहे आप हर युग में आते हो अंगूठी ढूंढने, और मैं आपको हर युग में ये बताता हूँ कि यहाँ पे इतनी लाख अंगूठियाँ रखी हैं। तो वो एक इंसिडेंस है जिससे हमें ये लगता है कि हाँ ये रिपीटेडली होता है। फिर इसमें ये भी है कि जैसे रामायण में हम इसको बेस बना के चले तो इसमें बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इसमें दूसरे बिलीफ के दूसरे धर्मों के लोगों का मेंशन है। क्या ये रियलिटी है कि नहीं, ये देखो, आप क्लियर करो। कहीं पे भी जहाँ जितने भी वर्जन लिखे गए हैं रामायण के, उसमें कास्टिज्म यस है, बट दूसरे रिलीजन का जिक्र कहीं पे नहीं है। ओके, तो कास्टिज्म से ये बात आ रही है कि आज जैसे कास्टिज्म हमारी कंट्री में एक रियलिटी है, हम माने या ना माने, ठीक है, कि लोगों को अनटचेबल या अछूत माना जाता है या उनको पीपल आर लुक डाउन अपॉन। तो रामायण के टाइम पे जो मतलब भगवान श्री राम राज्य जिसको कहते हैं हम, उस टाइम पे क्या सिस्टम, मतलब तभी भी ऐसा सुपीरियर इन्फीरियर का कॉन्सेप्ट था? सर कास्टिज्म तो था, क्योंकि तब भी एक ऊपर ब्राह्मण आ गए, फिर क्षत्रिय आ गए, फिर वैश्य आ गए, फिर शूद्र आ गए। तो कास्टिज्म तो तब भी था। बट रामायण में बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर उन्होंने उस कास्टिज्म को एक तरीके से अबॉलिश किया हुआ है, कि उन्होंने नहीं माना। जैसे शबरी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने झूठे बेर राम राम जी भगवान के ने लिए खाए थे, रखे हुए हाँ। थे। तो वो दलित बताते कि शी वॉज दलित, बट राम जी ने उनके झूठे बेर खाए। हम्म। वहाँ पे कहीं पे भी अनटचेबिलिटी या वो चीज़ें नहीं थी। तो रामायण के अंदर काफ़ी सारे इंसिडेंट्स, शबरी का है, एक निषाद राज थे, वो उनके गुरुकुल के फ्रेंड थे, वो ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम अ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो उस वक्त लोग साथ पढ़ते भी थे, उनका झूठा भी खाते थे। आज की डेट में जो ज़्यादा हुआ है वो मेरे ख्याल से पॉलिटिकली या सोशली उन चीज़ों को ज़्यादा हाइप्ड कर दिया है। हम्म। पर हमारे ग्रंथों में इसके अंदर बहुत ज़्यादा भेदभाव कहीं पे भी नहीं दिखता। ओके, मतलब ये एक तरीके से लोगों ने खुद क्रिएट कर दिया है सर आज के टाइम कास्ट पे। सिस्टम क्या है? कास्ट सिस्टम कास्ट नहीं है, वो एक तरीके से वर्क है। अब ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा, मतलब माइंड, हम्म। जो माइंड चलाता है वो ब्राह्मण हो गया। फिर आए आपके क्षत्रिय, क्षत्रिय हो गए आपके मसल पावर वाले, जो राजा हैं, जो योद्धा हैं। फिर आए वैश्य, वैश्य हो गया पेट, मतलब जो बिजनेसमैन है, वो वैश्य कैटेगरी में आ गए। फिर आ गए आपकी लोअर बॉडी, तो वो हो गया मल मूत्र। तो वो लोग जो काम करते वो हो गए शूद्र। तो ये मोर अगर हम बोले जाति नहीं थी, ये टाइप ऑफ वर्क जो लोग करते थे उनको वो बता दिया कि भाई जो दिमाग चलाते हैं, जो यज्ञ करते हैं वो ब्राह्मण हो गए, जो लड़ाई करते हैं वो क्षत्रिय हो गए, जो बिजनेस करते हैं वो वैश्य हो गए, और जो साफ सफाई करते हैं वो शूद्र हो गए। उसको धीरे धीरे विद टाइम कास्टिज्म का रूप दे दिया गया। पर मेरे हिसाब से वो कास्टिज्म नहीं था, वो टाइप ऑफ वर्क जो वो करते थे वो चीज़ थी। इसमें फिर ये है कि काफ़ी लोग इसको
कहीं ना कहीं चैलेंज करते हैं कि क्या ये सच में रामायण हुई थी या एक फिक्शनल स्टोरी है या एक काल्पनिक है। जैसे एक थियरी मैंने ये सुनी थी कि वाल्मीकि जी कुछ स्नान कर रहे थे और उनको कुछ थॉट्स आए एज अ पोइट्री और उन्होंने लिखना शुरू किया और ऐसे एक काल्पनिक स्टोरी बना दी। तो इसमें फिर लोग एविडेंस मांगना शुरू करते, ठीक है, कि क्या एविडेंस है कि। तो आप इतना इसमें डिटेल में जानकारी रखते तो कुछ ऐसा हम बताएंगे कि व्हाट आर दोज एविडेंसेस जिसे हमें ये एस्टेब्लिश हो कि रामायण हुई थी। सर एक तो क्या है, माइथोलॉजी जो वर्ड है, इट स्टार्ट्स विद द मिथ। मिथ मतलब जिसका कोई प्रमाण नहीं है। बट ये है कि रामायण इज नॉट अ माइथोलॉजी, इट्स एंशियंट हिस्ट्री। अब इसके कुछ एविडेंस ऐसे, एक तो नासा ने एक फोटो कुछ सैटेलाइट से ली थी जिसमें एक राम सेतु दिख रहा है, तो राम सेतु का जिक्र उसमें है, तो राम सेतु उसके अंदर भी दिख रहा है। प्लस अगर आप श्रीलंका की तरफ जाएंगे ना, तो वहाँ पे जो बताते कि रावण के पास एरोप्लेन्स थे, पुष्पक विमान थे, तो वहाँ पे 4 या 5 पहाड़ ऐसे हैं जिसका फ्लैट सरफेस है ऊपर से, जस्ट लाइक अ हेलीपैड जो होता है। और उनके जो नाम है वो भी कहीं ना कहीं एविएशन इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं। और वो पहाड़ आज के तो हैं नहीं, वो भी बहुत पुराने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं बताती है कि ये हुआ था। मतलब ये इतना ज़्यादा मैन्युपुलेटेड नहीं हो सकता कि किसी ने अपनी एक स्टोरी लिख दी और वो चीज़ सच हो गई। तो कुछ ना कुछ तो इसमें सच्चाई है। दूसरा आपने एक और चीज़ बताई थी जो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जो आपने श्रीलंका से यहाँ अगर आप चल के आए तो हाँ, तकरीबन 20 दिन लगते हैं, अगर राइट? आप अपने गूगल मैप पे लगाएंगे ना, तो रामेश्वरम जो इंडिया का बिल्कुल एंड पॉइंट है, वहाँ से आप अयोध्या का गूगल मैप लगाओ वॉकिंग का, तो इट कम्स अराउंड 20 to 21 days। रामेश्वर श्रीलंका का जो नहीं एंड नहीं, पॉइंट। रामेश्वरम जो इंडिया का कॉर्नर है, ओके, ओके। मतलब वहीं से इनकी फाइट स्टार्ट हुई ना। करेक्ट, करेक्ट, वहाँ से वो तो वो अयोध्या। लंका में करके फिर इंडिया आए, फिर यहाँ से वापस पैदल आए या जैसे भी आए। तो आज भी हम गूगल मैप पे उसे देखेंगे तो 20 to 21 days का बाय वॉक दिखाता है। हम्म। और एग्जैक्टली दशहरे से दिवाली का जो टाइम होता है वो 20 days का ही होता है। मतलब रावण का वध होना और फिर हाँ, भगवान राम का लौटना। वापिस आना। तो आप बोल रहे कि इतने सारे चीज उस टाइम पे तो मैप्स वगैरह थे हाँ नहीं, तो तो ये वो, कोई लिखने वाला इसे इंटरप्रेट करके लिख देगा कि मतलब मैं। इसको हम ये कह सकते हैं, अब किसी को कंट्रोवर्सी करनी हो, अब वाल्मीकि पे इतना टाइम था कि वो अपना निकल गए हो भ्रमण पे, चलकर कि ट्रेस चल करने कर की इतनी दूर किताब। दूर के फिर मैं इसको एक कहानी में लिखूंगा। तो बात है कि पर्सपेक्टिव तो कुछ भी हो सकता है, बट उसमें इतना ज़्यादा वो नहीं लगता कि उस एरा में इंसान सिर्फ अपनी एक बुक या नोवेल लिखने के लिए पूरा देश का भ्रमण करने निकल जाए। हम्म। फिर इसमें दूसरी ये बात भी है कि रावण के पर्सपेक्टिव को बहुत बार डिस्कस किया जाता है। इस पे थोड़ा सा एक मिक्स्ड ओपिनियन भी आते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि रावण इतना बुरा नहीं था, कि रावण ने जो किया उसके पीछे रीजन था। तो आपके हिसाब से मतलब रावण का क्या मतलब, इज इट अ बैड कैरेक्टर द वे वी सी इट? रावण को डिकोड करें तो। रावण को अगर हम डिकोड करें ना, रावण इज द मोस्ट पॉजिटिवली डिस्क्राइब्ड नेगेटिव कैरेक्टर। ओके। क्योंकि रावण में पॉजिटिव्स इतने सारे हैं। मतलब सबसे बड़ा पंडित रावण, सारे ग्रह को अपने काबू में कर रखा था रावण। उनकी जो लंका सोने की बताते हैं, एक्चुअली इट वाज नॉट मेड अप ऑफ गोल्ड, पर वो इतनी प्रोस्परस थी इसलिए उसको सोने की लंका कहते हैं। उसका राजा रावण, शनि को अपने बांध के रख रखा था रावण। तो रावण का एक है कि मुझसे बड़ा योद्धा और मुझसे बड़ा पंडित कोई नहीं दूजा है, मैंने शंकर को अपने शीश काट काट के पूजा है। तो वो उस लेवल के ब्राह्मण थे। अब हम बात करें कि जब राम से वो हर चीज़ में सुपीरियर हैं, भाई राम तो एक मानव थे ना, वो तो मानव रूप में थे, पर रावण की इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, हम्म। फिर कैसे डिफीट हो गए? तो उसका एक ही वो है चरित्र, कि राम का जो अपना चरित्र था वो प्योर था। रावण की सबसे बड़ी गलती थी किसी फीमेल को अपने यहाँ ज़बरदस्ती किडनैप करके लाना। तो एक तरीके से ह्यूमिलिएशन ऑफ अ फीमेल, हम्म। पूरी रामायण का कोर वही है कि वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है।
कि आप कितने बड़े पंडित हो, कितने शक्तिशाली हो, आपने कुछ भी करा हो, पर अगर आपने किसी फीमेल की मोडेस्टी को हार्म करा है तो उससे बड़ा अधर्म कोई नहीं है। हम्म। तो फिर अब जब रावण इतना समझदार था, इतना इंटेलिजेंट था, और ऑब्वियसली जो भी मतलब वो योद्धा था, तो उसको ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मतलब ये भी तो होता कि रावण वैसे ही अपने प्रेम में किसी भी लड़की को, मतलब एज इन किसी का अपहरण करने की ज़रूरत क्यों पड़ी जब आदमी इतना केपेबल खुद से हो तो? इसके अंदर एक पर्सपेक्टिव ये है कि रावण वो राक्षस कुल के अंदर था, और उसको ये पता था कि उसको मुक्ति मिलेगी जब विष्णु अवतार से उसकी डेथ होगी। उसको और उसके पूरे जितना राक्षसों का कुल था उन सबको मुक्ति तभी मिलेगी। तो जब शूर्पणखा वाला सीन हुआ कि शूर्पणखा की नाक काट दी और ये सब हुआ, तो शूर्पणखा ने पहले अपने दो दूसरे भाई थे, खर और दूषण, उनको वहां पे भेजा कि भाई मेरे साथ बदतमीजी हुई है, आप जाके बदला लो। और राम और लक्ष्मण ने उनको मार दिया। हम्म। तो शूर्पणखा को और रावण को जब इस चीज का वो हुआ ना कि दो सिंपल लड़कों ने इतनी बड़ी सेना को मार दिया, तो रावण को ये हो गया कि ये नॉर्मल लोग तो नहीं है। तो जिस विष्णु अवतार का मैं वेट कर रहा हूं कि जिससे हमें मुक्ति मिलेगी, मे बी ये वही है। तो इसलिए उसने सीता का हरण किया कि मैं कुछ ऐसा एक्सट्रीम करूं कि ये मुझ तक आए, और फिर मेरे को और मेरे पूरे वंश को ये अपने हाथों से मारे, ताकि हमें इस मुक्ति मिली। राक्षस उससे मुक्ति मिले। लेकिन इसमें एक मे भी था ना, अगर उसे ये 100% कैसे पता कि यही, नहीं तो मतलब उसकी जान भी गई तो और ये उसने गवा दी, और अगर वो विष्णु का अवतार नहीं होते तो? यही तो अधर्म है ना। मे बी में उसको यही था ना कि इन केस अगर ये विष्णु अवतार नहीं हुए हम्म। तो मैं इस फीमेल से शादी कर लूंगा। अच्छा, मतलब जो वो उन्होंने। सीता को लेके आए, तो करेक्ट। उसके पीछे दोनों चीजें थी अच्छा। कि अगर वो विष्णु अवतार ही हुए तो मेरे को मुक्ति मिल जाएगी, नहीं हुए तो फिर चरित्र तो मेरा खराब है ही। करेक्ट, मतलब उसने हेज करके रखा था हाँ कि या तो ये मिलेगा या हाँ तो ये हाँ मिलेगा। हाँ। करेक्ट। लेकिन फिर अगर जैसे उसे मुक्ति चाहिए थी, तो फिर अगर वो, फिर भी अगर ये विष्णु का अवतार नहीं होते, फिर भी किसी की वाइफ को आप किडनैप करके ले आए और उसे शादी कर रहे हो, तो उसका पाप तो बढ़ रहा है, तो मुक्ति उससे उतनी दूर भी जा रही है ना फिर? तो वही तो उसका चरित्र है ना। जो मंदोदरी उनकी वाइफ बताते हैं, वो भी उनकी वाइफ नहीं थी। वो वानर राज बाली, सुग्रीव और बाली, जो बाली की वाइफ थी अच्छा। मंदोदरी, वो भी उसने चुरा रखी थी। मतलब वंस ही हैड अ फाइट विद बाली, तो उन्होंने बाली को तो हराया पर वहां से मंदोदरी को ले आए। तो चरित्र ही सबसे बड़ा रावण का था कि वो फीमेल पॉइंट्स पे जब भी वो था तो उसके अंदर उसकी नीयत पराई स्त्री को लेके खराब थी। ओके। लेकिन फिर ये तो बड़ा मिक्स्ड कंट्रोवर्शियल टाइप का कैरेक्टर है, जिसको मुक्ति भी चाहिए हम्म। कि मुझे राक्षस होने से मुक्ति चाहिए, और एट द सेम टाइम वो उसके जो काम है वो करते जा रहा है। तो सर उसके अंदर तो आज की डेट में तो सभी राक्षस और दानव हमारे अंदर ही है ना। हाँ, और हमें मुक्ति भी चाहिए, इसलिए हम धर्म हाँ, करते हैं, तो मुक्ति भी क्योंकि चाहिए और ही। अब इसके अंदर भी एक बड़ी मजेदार बात है कि जो सतयुग था, अब सतयुग में क्या था, देवलोक होता था और एक राक्षसों का लोक होता था। तो उसमें भगवान अलग रहते थे, वो आसमान में रहते थे हम्म। और राक्षस जमीन पे रहते थे। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग हो गया रामायण का जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर भगवान भी धरती पे थे और राक्षस भी धरती पे थे, पर वो दूर थे। हम्म। फिर आया द्वापर युग जिसमें हम महाभारत की बात करते। उसके अंदर हीरो और विलन एक ही फैमिली के थे, भाई कौरव और पांडव भाई थे, वो एक ही फैमिली के थे। अब चल रहा है कलयुग, इसमें राम भी हम ही हैं और रावण और भी। रावण भी हम ही हैं। मतलब वी हैव टू फाइट डेविल आर ओन इनसाइड अस। डिमेंड्स, करेक्ट। तो फिर जब ये खत्म होगा फिर दोबारा सतयुग शुरू होगा। मतलब एक्चुअली हम अगर आज के एक ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टर देखें, तो इट्स नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ राम एंड रावण एसेंशियली। मतलब आप राम भी हो और आप रावण भी हो, तो आई थिंक सो ये डायलेमा यही होता है कि आप आपके अंदर के रावण पे राम को कैसे हावी करें। सर आपके सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपसे क्या करवा रहा है। अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल हम किसी रेपिस्ट का माइंडसेट अगर समझने की कोशिश करें, तो इट्स नॉट लाइक वो 24/7 रेप के बारे में सोच रहा है, नहीं सोच रहा, वो अपनी एक रूटीन लाइफ जी रहा है। बट जब उसके माइंड में वो इंस्टिंक्ट आया कुछ गलत करने का,
अब वो उस पर इतना हावी हो जाता है कि उस वक्त उसे नहीं समझ में आ रहा। और आप अगर किसी भी ऐसे बंदे से बाद में बात करोगे, देखो साइकोस की तो अलग बात है, बट आई थिंक 90% रिग्रेट दैट कि हमें पता ही नहीं था कि हम क्या कर गए। तो वही चीज़ है कि जब वो डेविल भी हमारे अंदर ही है और एक प्योर सोल भी हमारे अंदर ही है, तो हम किस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने दे पा रहे हैं और किस चीज़ को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, तो इट्स टोटली अपॉन अस। करेक्ट। और ये ऐसा नहीं है कि एक बार है, ये एवरी मोमेंट यू आर सर बैटलिंग द एवरी डीमंस। मोमेंट, एवरी सेकंड, हाउ यू ट्रीट पीपल अराउंड यू। आपके आसपास हर तरीके के लोग होते हैं। एल्डर्स की रिस्पेक्ट हो गई, आपके पास फीमेल एम्प्लॉय है, आपके घर में कजन्स हैं, सिस्टर है, सब लोग हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब अगर आपकी डेविल साइट आपके ऊपर हावी हो गई तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो इट्स टोटली अपॉन योर माइंड साइट कि आप किस साइड को अपने ऊपर ज़्यादा मोरल वैल्यूज़ वाली चीज़ आ जाती है कि किस चीज़ की मोरल वैल्यूज़ ज़्यादा है। हम्म। तो ये एक्चुअली सबसे बड़ा इसमें लर्निंग यही है कि हम रामायण को, जो जिसमें बड़े बड़े शब्दों का, ऊंची लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, उसमें आज के लोगों को ये समझना हो तो रामायण की सबसे बड़ी लर्निंग ही यही है, आई थिंक सो, कि आप अपने अंदर के रावण को कैसे। हाँ। हाँ, क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि ये तो पुरानी हिस्ट्री है, हम इसको आज कैसे रिलेट कर सकते हैं, तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज की लाइफ अलग है। लेकिन कोर तो वही है ना, कि आपके अंदर थॉट्स तो वैसे उनको आ रहे थे वैसे आपको भी आ रहे हैं। उनके और आप में फ़र्क ये था कि उन्होंने, जो भगवान राम ने या जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स थे, उन्होंने अपने पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिव चीज़ पे हावी कैसे कर लिया। दैट इज़ द क्रक्स ऑफ इट, राइट। इसके अंदर सर मैं एक और छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ इसमें। जो मेघनाथ थे रावण के बेटे, उनका ये गर्दन काट दी थी लक्ष्मण ने और वो अपने साथ ले गए थे अपने कैंप में। तो मेघनाथ की वाइफ को हुआ कि यार मेरे को तो भाई गर्दन चाहिए उसकी, भाई मैं अंतिम संस्कार करना चाहती हूँ, तो वो उनके कैंप में गई। तो जब वो उनके कैंप में गई तो जितने वहाँ पे मेल्स थे वो सब पीछे हो गए। तो उन्होंने बोला कि भाई आपने मेरे हस्बैंड को, इतना बड़ा योद्धा था, आपने छल से मार दिया, क्यों मार दिया। तो जब उन्होंने ये देखा ना कि वो उसकी परछाई को भी नहीं छूना चाहते, मतलब जहाँ जहाँ उसकी परछाई पड़ रही थी वो वहाँ से भी पीछे हो गए, तो फिर उसको इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि ये इतने चरित्रवान है कि ये मेरी परछाई को भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहते। और मेरा हस्बैंड ऐसी साइड पे लड़ रहा था जहाँ पे वो पूरी एक फीमेल को ही उठा के ले आए। तो तब उसके माइंड में हुआ कि हाँ, कि अगर उसकी डेथ इस लड़ाई में हुई है तो इट इज़ जस्टिफाइड। हम्म। तो आपके हिसाब से, मतलब इतने सारे कैरेक्टर्स है, सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आपको कौन सा लगता है, जिसके बारे में आपको लगता है कि वो उससे मिलते तो कुछ जानने मिलता, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्यूरियोसिटी हो, ऐसा कोई रामायण का कैरेक्टर? देखो रामायण का जो मास्टरमाइंड है वो मुझे लगता है कि वो शूर्पणखा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अब शूर्पणखा का एक ये है कहानी कि शूर्पणखा जो थी, मतलब उसकी जहाँ शादी हुई तो वो विद्युत जीवा नाम का एक था बंदा, उससे शादी हुई थी। और वो था दानव और ये थे राक्षस। हम्म। तो तब भी वो इंटरकास्ट वाला था सिस्टम। अच्छा, तो दानव और रावण राक्षस। वॉज नॉट रेडी कि भाई मेरे राक्षसों की बेटी दानवों के अंदर शादी करके जाए, बट उनकी इवेंचुअली शादी हो गई। बट वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, ना तो दानव और ना रावण। तो एक बार इनकी लड़ाई हुई आपस में और रावण ने अपने ही जीजा को एक तरीके से मार दिया। तो शूर्पणखा ने तब अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रतिज्ञा ली कि इसने मेरे हस्बैंड को मारा है, तो इसके विनाश का जो भी कारण होगा ना उसमें मैं एक बहुत मेजर रोल प्ले करूंगी। ओ, उसके खुद के भाई के हाँ, क्योंकि उसने को अपने हस्बैंड का बदला लेना बदला था। लेना था, राइट। तो जब वो वनवास में राम और लक्ष्मण को देखती है और वो देखती है कि खर और दूषण को इन्होंने मार दिया, तो उसको ये था कि यही है जो रावण को भी मार सकते हैं। हम्म। इसीलिए वो रावण के पास सीता का प्रपोजल लेके गई कि भाई वहाँ इतनी सुंदर लड़की है, वो तो तुम्हारे महल में तुम्हारी रानी होनी चाहिए। हम्म। और रावण को भी था बैक ऑफ द माइंड कि भाई मेरे को कोई विष्णु अवतार ही मारेगा। तो ये हम्म। सारी चीज़ें कोरिलेट होती चली गई आपस में।
ओके, मतलब एक्चुअली ये सबका एक एक रीज़न था करने के लिए, हाँ। मतलब और सब रीज़न जब इकट्ठा हो गए तो वो एवरीथिंग फेल इन दैट बॉक्स कि ऐसे ऐसे होना था। ओके, तो इसमें आपने स्टार्टिंग में जब वनवास के बारे में बताया तो ये 14 साल का वनवास था, मतलब जैसे इसमें फिगर्स है ये 14, मतलब क्या है, 10 साल क्यों नहीं, 20 साल क्यों नहीं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इसके 14? पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है। अच्छा। अगर हम पहले की बात करें ना, तो पहले की जो एज हम सुनते हैं तो वो होती थी 500 साल, 600 साल। अब हमारी एक एवरेज एज होती है 70, 80। तो एक हैबिट को अडॉप्ट करने में आज की डेट में हम बात करते हैं कि 21 दिन का टाइम लगता है, कि अगर हम कोई भी हैबिट अडॉप्ट कर रहे हैं तो 21 दिन लगेंगे। ऐसे ही उस युग में ना 14 साल एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें आप एक हैबिट अडॉप्ट कर लेते हो। तो उनको 14 साल का वनवास इसलिए हुआ कि इतने अगर वो 14 साल वनों में रहेंगे तो वो पूरा डिटैच हो जाएंगे अपने राजपाट से। क्योंकि आप 14 साल एक तरीके से तपस्वी की तरह ही रह रहे हो, तो आप वैसे ही हो जाओगे। आपके अंदर थॉट ही नहीं रहेगा कि आप वापस आओ। प्लस 14 साल अयोध्या का राजा एज अ भरत लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई यही राजा होता है। सेकेंडली, जो प्रॉपर्टी पे हक होता है, या एक अगर आपका कोई राज महल है या आपकी कोई राजगद्दी है, अगर आपने 14 साल तक उस पर क्लेम नहीं करा उस टाइम पे, तो आप उसके बाद उस पर क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा। ये आज की डेट में भी रूल है प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अगर आपका कोई रियल एस्टेट डिस्प्यूट है और आपने 11 साल तक उसके ऊपर कोई भी कंप्लेन नहीं करी, और आप 11 साल के बाद जाओ कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट उसे एंटरटेन आज भी नहीं करता। तो ये इस वजह से 14 साल का है, क्योंकि ये बड़ा प्लान्ड था। हम्म। तो फिर इसका मतलब ये हुआ ना कि कैके को चाहिए था कि राम के राजा बनने के रास्ते सारे बिल्कुल बंद हो जाए, हाँ, बेसिकली दैट्स व्हाई शी, उसने ये सोचा। तो फिर जो इसमें ओरिजिनली आपने बताया था कि ये था कि राम ने कैके को जाके बताया था कि आप ऐसा ऐसा करो, तो फिर तब राम क्यों चाहेंगे कि उनके सारे रास्ते बंद हो जाए 14 साल, मतलब वो उन ऐसा वनवास दे? उनका मोटिव राजा बनना था ही नहीं ना। और प्लस, जो आप परसीव करवाना चाहते हो लोगों को, वो उतना रियलिस्टिक हो। अच्छा, मतलब लोग समझे कि हाँ, कैकेयी ने इसलिए किया है ताकि कि वो उसका बेटा भरत ही राजा राजा बने। बने और रहे, मतलब आने के बाद भी अगर उनका कोई। वो मान लो वो 2 साल का वनवास होता, वो तो 2 साल में भी जाके रावण को मार आते। पर आज हम फिर उस बारे में चर्चा ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो सारी चीज़ें रियलिस्टिक थी, प्लान्ड थी। करेक्ट। इस वजह से उनके ऊपर चर्चा होती है कि अच्छा ऐसा क्यों हुआ था। करेक्ट। अच्छा, आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में मैंने कुछ कुछ वीडियोस देखे अबाउट ये चाणक्य नीति, ठीक है? तो आप रामायण में कुछ कुछ एग्जाम्पल देंगे ये चाणक्य नीति जहाँ जहाँ देखने मिली हमें? देखो चाणक्य पहले ये नीति, होती क्या है ये बताइए और देखो फिर इसके चाणक्य एग्जाम्पल। अपने आप में एक स्कॉलर रहे हैं जिन्होंने पूरा अशोका को बनाया। तो उनकी जो नीतियां हो गई, जो उनके थॉट्स थे या जो उनकी सीख थी, वो आज भी कहीं ना कहीं एप्लीकेबल हैं। और अगर हम रामायण से इसे रिलेट करें, तो जब सीता हरण हुआ, राम के पास अपनी कोई सेना नहीं थी, और ना वो अयोध्या से मांग सकते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें वनवास मिला हुआ था। तो चाणक्य कहता है कि आप अपने दोस्त की मदद करो, और जो दोस्त आपके बुरे वक्त में आपके साथ है, उससे कभी दोस्ती आप ख़त्म मत करो। हम्म। तो उस टाइम पे वो सुग्रीव के पास गए, क्योंकि वो वानर राज थे, उन पे अपनी पूरी सेना थी। बंदरों की थी पर सेना तो थी। हम्म। तो उन्होंने सेल्फिशली उनके साथ दोस्ती करी, उनको राजा बनाया, बाली को मारा, हम्म। कि भाई मैं आज इसके काम आऊंगा तो कल ये मेरे मेरे काम काम आएंगे। आएगा, राइट? तो एक ये एग्जाम्पल मुझे ज़्यादा रिलेटेबल लगता है इसमें। ओके, तो ये चाणक्य नीति नेगेटिव चीज़ है या पॉजिटिव नहीं, चीज़ है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। चाणक्य नीति स्पेशली ना, उसमें बहुत सारी चीज़ ना सेल्फिशनेस पे है। हम्म। और आई थिंक सेल्फिशनेस गलत भी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आपको, अगर आप ही नहीं जीते। हम्म। अब इसके अंदर एक चीज़ है ना कि इतिहास तो वही लिखेगा जो जीतेगा। अगर आप जीते ही नहीं तो इतिहास लिखोगे कैसे? तो राइट। वही कि सबकी अपनी कहानी है, कि कुछ सच्चाई है, कुछ मुंह जुबानी है। तो अगर सच्चाई या अपना पर्सपेक्टिव आपको इतिहास में लिखना है तो जीतना तो पड़ेगा ही।
अब वो सेल्फलेस होके आप हार जाओ कि नहीं नहीं मैं तो रूल्स नहीं ब्रेक करना चाहता, तो वो कोई याद ही नहीं रखेगा ना। करेक्ट। तो फिर आपने जो बताया कि जो जीतता है वही लिखता है इतिहास, तो अगर इसका रामायण का आउटकम हाइपोथेटिकली अलग होता, रावण जीतता, तो हिस्ट्री किस हिसाब से लिखी देखो जाती? अगर रावण जीतता तो इसका टाइटल होता कि बहन का बदला, कि वही मेरी बहन का उन्होंने बेइज्जती हो। तिरस्कार किया और मैं भगवान से लड़ गया और मैंने भगवान को भी हरा दिया, तो वो उस पर्सपेक्टिव से लिखते हैं उसको। इस हिसाब से देखा जाता है रामायण में, मतलब वो जिनके सगे थे उनके तो अगेंस्ट चले गए, तो देखो विभीषण ने भले ही धर्म का साथ दिया, बट वो आज भी एज अ ट्रेटर ही लिखा है इतिहास में उनको। क्योंकि जब युद्ध शुरू होने वाला था तो विभीषण ने रावण को बोला कि भाई आप जो कर रहे हो, मतलब वो बहुत ज़्यादा अनएथिकल है, कि आपको अगर लड़ना ही था आप सामने से लड़ते ना, आपको किसी की वाइफ को चुरा के लाने की क्या ज़रूरत नहीं थी। बट रावण अहंकारी, तो वो तो नहीं सुनेगा किसी की, तो उन्होंने उन्हें लात मार के लंका से निकाल दिया कि भाई आप जाओ यहाँ से। फिर विभीषण ने जितने भी घर का बेदी लंका ढाए, जो ये कहावत है वो विभीषण के लिए ही है, कि उन्होंने सारे राज अपने दुश्मन को एक तरीके से बता दिए। बता दिए कि भाई ये इस वक्त कमज़ोर होता है, ये पूजा करता है, यहाँ मार सकते हैं, कि रावण के नाभि में है अमृत जल, उसे फोड़ सकते हैं। तो इस वजह से विभीषण था धर्म की तरफ, पर स्टिल वो एक नेगेटिव कैरेक्टर बन के ही रह गए। तो मतलब लेकिन इसमें अगर आप, मतलब इसमें एक ये भी लर्निंग है ना कि अगर आपका कोई साथी है या आपका कोई फैमिली मेम्बर है, वो अगर गलत कर रहा है, तो आप उसे या तो स्टॉप करो या तो साथ आप सही का दो, तो मतलब एक तरीके उसके से। अंदर एक्चुअली क्या है कि जब रावण ने उन्हें निकाला बाहर, तो सेम चीज जब कुंभकर्ण युद्ध के लिए आए, तो कुंभकर्ण ने भी रावण को बोला कि भाई आपने जो करा है वो बड़ा अनएथिकल करा है। तो रावण ने कुंभकर्ण को बोला कि मैं इस वक्त उपदेश नहीं सुनना चाहता, भाई मैंने सही करा गलत करा वो टॉपिक ही नहीं है, टॉपिक ये है कि इस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो एज अ ब्रदर आप मेरे साथ हो या नहीं हो। हम्म। तो फिर कुंभकर्ण का एज अ ब्रदरहुड ये था कि भाई आप चाहे सही हो चाहे गलत हो, अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो मैं रहूँगा। और विभीषण वो चीज़ नहीं कर पाया। करेक्ट। मतलब बेसिकली एक बैक स्टेप जैसा हो गया कि आपके साथ जो आप, मतलब आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो वो सेकेंडरी है, लेकिन आप जिसके सगे हो अगर आप उसका साथ उसकी ज़रूरत के टाइम पे नहीं दे रहे हो, देन यू आर बैक स्टैबिंग दैट मतलब पर्सन। इवन सिर्फ ऐसा नहीं हुआ ना कि उन्होंने साथ नहीं दिया, उन्होंने उनके राज भी बताए, हाँ, ऑपोजिट गए वो। अपोजिट गए। हाँ, एक है कि चलो आप साथ नहीं दे रहे, आप न्यूट्रल अब होके इन्वॉल्व ही ना हो। हाँ हाँ। बैठ गए, ऐसा नहीं हुआ। तो वो भेद बताए उन्होंने सारे उनको। अभी ये क्योंकि हम रामायण को हमारे आज की लाइफ में कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो आप अपनी डेली लाइफ में, मतलब आप ऐसा सोचते हो कि मतलब मैं भी कुछ ना कुछ उसमें से या कुछ याद करते हो जब कोई सिचुएशन आती है कि इसमें रामायण में हमें ये सिखाया गया है, तो दिस इज़ द वे टू बिहेव। देखो रामायण का हर एक कैरेक्टर आपको ना कुछ सिखाता है। अब वो हमारे ऊपर है हम कितना उस चीज़ को अडॉप्ट कर पाएँ। अब राम जी का सबसे बड़ा मेन था कि इट वाज अ टाइम जहाँ पे पोलीगैमी, पोली मैरिजेस बहुत थी, मतलब हम दशरथ जी की भी देखें, उनकी भी 3 शादियाँ हुई थी, और नेक्स्ट उसमें हम देखें कृष्ण भगवान की 16,000 रानियाँ थी। बट भगवान राम ने सीता माता को एक पत्नी व्रत दिया था कि भाई मेरे लिए तुम ही हो और मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं नहीं करूँगा। करूँ। तो वो एक चीज़ है जो हम आज की डेट में अडॉप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। उसके अलावा भरत वाला त्याग, भाई टेक्निकली भरत के पास पूरा राज्य था, वो उसको रूल कर सकता था और उसको राज्य अभिषेक का पूरा वैलिड वो मिला था, बट स्टिल उसको ये था कि भाई ये मेरे हक का नहीं है, तो मैं इसकी देखभाल कर सकता हूँ पर मैं इसको रूल नहीं करूँगा। फिर हम बात करें हनुमान जी की, हम्म। तो हनुमान जी से बड़ा भक्त कोई है ही नहीं। तो अगर आप भक्ति की बात करो तो उनसे बड़ा डिवोटेड टूवर्ड्स
भगवान राम कोई भी नहीं है। तो हर कैरेक्टर को आप उठाओगे ना, तो हर कैरेक्टर से ही आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। हम्म। मतलब अगर आप एक पति का और एक बेटे का एग्जाम्पल लो तो वो आइडियल भगवान राम खुद है। ठीक है, फिर आप एक आइडियल वाइफ का एग्जाम्पल ले, क्योंकि सीता उनके साथ 14 साल के वनवास पे चली गई। मतलब ये एक जस्ट एज ए एनालॉजी बोल रहा हूँ कि मतलब आज अगर कोई कपल होगा, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, तो कोई 5-6 साल दूर है तो तो दूसरा पार्टनर कहेगा कि मेरे से नहीं होगा। और यहाँ पे वो लोग 14 साल, मतलब एक जा रहा था दूसरे भी चले गए, तो मतलब दीज आर द काइंड ऑफ लर्निंग्स। आप ये डिबेट करो कि ये रामायण का कितना पार्ट सच है या गलत है, पर आप इसको अगर एक स्टोरी की तरह भी पढ़े, आप इसमें बिलीफ ना भी रखे, तो भी देर आर लॉट ऑफ लर्निंग्स यू कैन टेक। रामायण को अगर आप एज अ लव स्टोरी भी पढ़ोगे ना, तो वो भी बहुत इंस्पायरिंग है। क्योंकि उस टाइम पे जब उनको वनवास हुआ, तो इट वाज नॉट मैंडेटरी कि भाई सीता उनके साथ जाए, बट आउट ऑफ लव, आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मेरे मतलब तुम्हारे बिना मेरा यहाँ कुछ नहीं है, भाई आई एम योर बेटर हाफ। तो बेटर हाफ हूँ तो मैं यहाँ राजमहल में रहूँ, यहाँ पे अपना पूरी सुख सुविधाएं लूँ, तो उनके लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं था। तो वो उनके साथ ही गई। और फिर अगर हम ये सोचे कि भगवान राम भगवान नहीं थे, वो राम एक ह्यूमन बीइंग थे, तो जब उनकी वाइफ का अपहरण हो गया, तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मतलब ही वॉज रेडी टू डू एवरीथिंग टू गेट हर बैक। भाई उन्होंने जानवरों की सेना बनाई, उन्होंने पूरा समुंदर लांग दिया, वो हम्म। एक महान योद्धा से लड़ने चले गए। तो वो एक लव था कि भाई मेरे को अपनी वाइफ विद डिग्निटी वापस चाहिए। हम्म। और भाई का रोल लक्ष्मण, मतलब यहाँ स्पेशली जब जो टाइम में हम रह रहे, मतलब भाई भाई यहाँ पे, मतलब एक दूसरे से थोड़ा सा कंपटीशन में लग जाते हैं, मतलब आफ्टर गोइंग इनटू अडल्टहुड, या रिलेशंस अच्छे नहीं होते। वहाँ पे एक भाई है जो अपनी पूरी लाइफ मतलब छोड़कर उसके भाई के साथ चले जाता है, जस्ट बिकॉज उसको वो वनवास हुआ है तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। तो ये भी एक मतलब। पर इसके अंदर भी एक चीज़ है, अगर हम बात करें ना कि अच्छा भाई कौन, तो हम लक्ष्मण का नाम ना सुन के ना भरत का सुनते हैं। क्योंकि लक्ष्मण उनके साथ गया कि ही वॉज अटैच टू राम के, भाई जहाँ आप जाओगे मैं वहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी परिणाम हो उसका। हम्म। बट भरत ने सेक्रीफाइस किया एक पूरी चकाचौंध का। मतलब अगर हम आज बात करें कि आपको एक कंपनी का डायरेक्टली प्रेसिडेंट बना दिया, हम्म। बट आप उस पोजीशन को नहीं ले रहे, आप कह रहे हो नहीं मैं तो एज अ जूनियर ही काम करता रहूँगा, बट मैं ये टाइटल नहीं लूँगा, जबकि आपके पास पूरा मौका है अपनी अपनी लाइफ, अपनी एक एस्टेब्लिशमेंट करने का। तो इसलिए भरत का नाम एज अ ब्रदर ज़्यादा लिया जाता है कि उसने जो सेक्रीफाइस करा वो ज़्यादा था लक्ष्मण के कंपैरेटिवली। और रावण के बारे में जो आपने कहा योद्धा था और उसको इतना बड़ा शिव भक्त भी माना जाता है, तो थोड़ा उसके बारे में और बताइए, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि लोगों को रावण की नेगेटिविटी के बारे में पता है। थोड़ा सा उसकी दूसरी साइड के बारे में बताइए। एक्चुअली रावण के जो फादर थे, ऋषि विशर्वा उनके फादर थे। तो ऋषि विशर्वा के जितने बच्चे हुए ना वो सारे बड़े पावरफुल हैं। तो शायद आपको नहीं पता हो, कुबेर जो गॉड ऑफ वेल्थ बोलते हैं, और रावण के स्टेप ब्रदर है। अच्छा। तो वो ऋषि विशर्वा की सेकंड वाइफ से कुबेर ओके। हैं। और फिर ऋषि विशर्वा ने रावण की मदर, शी वॉज राक्षस, तो उसके बाद रावण का जन्म हुआ। तो रावण को जो पंडित महापंडित बोला जाता है ना, बिकॉज ही इज अ हाफ पंडित ऑल्सो। मतलब वो ब्राह्मण भी थे और वो राक्षस भी थे। हम्म। तो रावण का क्या था, उन्होंने पहले तो ब्रह्मा को इम्प्रेस करा, मतलब उनकी पूजा करी, तपस्या करी, ब्रह्मास्त्र अपने लिए। फिर उन्होंने शिव जी के परम भक्त, मतलब उनसे बड़ा भक्त कोई शिव जी का रहा ही नहीं। तो उसकी एक स्टोरी है कि वो कैलाश चले गए शिव जी को, मतलब उनको दीवानगी थी कि भाई मैं आपको लंका लेके चलूंगा। हम्म। मतलब है ना कि भाई आई लव यू सो मच कि आई वॉन्ट यू। तो वो कैलाश पहुंच गए कि नहीं आप मेरे साथ चलोगे। अब वो मना कर दिया शिव जी ने कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा। तो वहां इनका युद्ध हुआ, शिव जी का और रावण का युद्ध हुआ वहां पे। युद्ध हुआ फॉर ओनली फॉर दिस रीजन कि ओनली वो फॉर आने दिस के लिए रीजन, एक तैयार नहीं है। हाँ कि जिद थी
कि भाई मेरे को तो चाहिए कि आप लंका में रहो, आप यहाँ क्यों रहते हो। तो युद्ध हुआ, उसके बाद रावण ने एक हाथ से कैलाश उठाने की कोशिश करी कि मैं, वो नहीं आना चाहते ना तो मैं पूरा पहाड़ उठा के ले जाता हूँ, मैं लंका के अंदर इसे एस्टेब्लिश कर दूंगा। तो जब रावण ने उसको उठाया तो शिव जी ने अपना पैर रखा उसके ऊपर और उसका पूरा हाथ क्रश हो गया। उसकी वजह से बहुत ही रोर वॉइस निकली रावण के अंदर से, इसीलिए उसका नाम रावण पड़ा है। तो शिव जी उस बात से क्या था, जब वो एकदम से चिल्लाया तो पूरा ब्रह्मांड हिल गया, रावण इतनी तेज चिल्लाया था। और इवन जब वो उसका हाथ क्रश हुआ हुआ था ना, तो उसकी जो वेन्स थी, वो उस वेन्स से वीणा बजा रहा था। ओह, इन दैट हाँ, सिचुएशन। इन दैट पेन, मतलब स्टिल ही वांट्स टू इम्प्रेस शिव जी के, नहीं मैं अभी भी आपका ही भक्त हूँ। और पूरा जो शिव तांडव स्तोत्र है वो रावण ने बनाया है, रावण ने लिखा है वो। और मतलब ही कंटिन्यूसली ब्लीडिंग एंड ही वाज डूइंग दैट। तो फिर शिव जी उससे और इम्प्रेस हुए, पर उन्होंने बोला भाई मैं जाऊंगा कहीं नहीं, पर आज से मेरा अगर कभी भी होगा कि मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन था, तो है। तो वो रावण था। ओके, सो आई थिंक हमने प्रॉब्ली ऐसी बातें रामायण के बारे में की आज जो एटलीस्ट मेरे लिए तो नई थी, कि मतलब पर्सपेक्टिव्स अलग अलग पता चले, एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स भी इंजॉय करें। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा दिस देखो पॉडकास्ट? एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा, और बेसिकली क्या है जो मेरा मोटिव है ना इन टॉपिक्स पे बात करने का, वो ये है कि जो हमारी यंग जनरेशन है उनको आप संस्कृत के श्लोक सुनाओ कि भाई रामायण में लिखा था, तो दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड। क्यों? क्योंकि उसका मतलब ही नहीं मतलब ही पता नहीं होता। पता। अगर हम जितनी सरल भाषा में, उनकी भाषा में उन फैक्ट्स को बताएंगे ना, तो वो लोग इंटरेस्ट लेंगे। लेंगे, राइट। वो लेना भी चाहिए, क्योंकि वो आपकी ही धर्म, आपके ही पूर्वज, आपके ही संस्कृति के बारे में है। तो वन शुड नो अबाउट इट। और आप उसको जितना सिंप्लीफाई करके उनके सामने प्रस्तुत करोगे ना, तो वो एडॉप्ट करेंगे उस चीज को। हम्म। तो मैं इसी मोटिव के साथ इन चीजों पे बात करता हूँ कि लोग सिर्फ ऐसा ना हो कि भाई अगर ये सनातन पे बात कर रहे हैं या ये माइथोलॉजी पे बात कर रहे हैं तो इसको एक टीका लगा होना चाहिए, इसने भगवा कपड़े पहने होने चाहिए, और ये संस्कृत के श्लोक बोले बीच बीच में। तो उस पर्सपेक्टिव को खत्म करना, मतलब एज अ कॉमन मैन मैं कॉमन बात ही कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसी अलग से बात नहीं कर रहा। करेक्ट। तो ये बात जब तक कॉमन नहीं होगी ना, कि हाँ ये तो कॉमन डिस्कशन है, करेक्ट। तब तक वो एडॉप्शन ही नहीं आएगी अंदर कि हाँ ये टॉपिक पे बात करनी चाहिए। करेक्ट। दूसरी ये बात है कि आजकल स्पेशली छोटे बच्चे जो है वो फिक्शन से या साईफाई से ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, कि जैसे स्पाइडरमैन की मूवीज़ देखते हैं वगैरह, और भी मतलब सुपर हीरोज़, मार्वल के सुपर हीरोज़ वो सब देखते हैं, जो कि सब कुछ फेक है। मतलब मार्वल खुद ने कैरेक्टर्स क्रिएट किए और उसको देख के एंटरटेनमेंट लेते हैं। तो थोड़ा सा आप, अगर आप इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री में जाए तो आपको रामायण में, महाभारत में मतलब सब मिलेगा। आपको ड्रामा मिलेगा, एक्शन मिलेगा, गुड, ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इविल, सब कुछ मिलेगा। तो थोड़ा सा इसको कम से कम एंटरटेनमेंट की तरीके से आप शुरू तो करिए, एंड देन यू सी वेर इट रीचेस। आप हर चीज़ को एक एज अ प्रीचिंग मत लीजिए, क्योंकि फिर वो क्या है, कई बार प्रेशर भी हम डाल देते हैं कि आप इसको एज अ प्रीच करिए या प्रे करिए, या उस हिसाब से लीजिए। आप इसे एज ए स्टोरी सुनिए और फिर आपका इंटरेस्ट इसमें खुद ब खुद डेवलप होगा। सो आई थिंक दिस इज वॉट आवर मोटिव इज बाई टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। सर अगर लोग इसके बारे में पढ़ेंगे ना, तो सुपरमैन और ही मैन से ज़्यादा पावरफुल हनुमान है। तो उनके जो भी पावर्स थे कि भाई फ्लाई कर सकते थे, वो बड़े से छोटा हो सकते थे, बहुत सारी पावर्स हैं। और हनुमान इटसेल्फ इज अ वेरी बिग कैरेक्टर टू डिस्कस, टू लर्न फ्रॉम हिम। तो बात है कि उन बच्चों ने ना उसके बारे में पढ़ा ही नहीं। तो उन्होंने पढ़ा ही सुपरमैन, स्पाइडरमैन, उन्हीं की मूवीज देखी, तो उनसे वो इंस्पायर हो गए। तो जब तक उनके घर पे, उनके आसपास इस चीज को नॉर्मलाइज करके नहीं बताया जाएगा ना, तो तभी वो उस चीज को प्रैक्टिस में लाएंगे कि नहीं यार, हनुमान हमारे भगवान भी है। और भगवान आप मत मानो,
एक कैरेक्टर तो मानोगे ना। हम्म। तो एज अ कैरेक्टर आप उस चीज को भी तो काउंटिंग में लाओगे अगर आप सुपर हीरोज की बात करोगे तो। करेक्ट। आई थिंक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप किसी चीज़ को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं ना, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आप देखोगे तो आज स्पाइडरमैन या मार्वल के सुपर हीरोज इतने क्यों बने, क्योंकि उन्होंने उन्होंने जिस तरीके से उस पर मूवीज़ बना के उसे प्रेजेंट किया। मुझे आज भी ये लगता है कि रामायण जैसे कथा पे, मतलब उसके जैसी स्टोरी पे एक अच्छी हाई क्वालिटी इंडियन मूवी बनी नहीं है, मतलब जिसमें आप स्टोरी को भी जस्टिफाई करे, उसे मॉडिफाई ना करे और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके उसे वैसे दिखाए। और आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो आपने उन कैरेक्टर्स को प्रेजेंट ही पब्लिक के सामने विजुअली नहीं किया। ग्रंथों में तो सब कुछ है, लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोग विजुअल चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं। आज स्पाइडरमैन की स्टोरी आपको पढ़ने में मज़ा ना आए, लेकिन देखने में मज़ा आता है। तो आई थिंक सो इस पे बहुत बड़ा रोल ये है कि एक इंडियन मूवी इस पे बननी चाहिए, विच इज़ लाइक रियली हाई क्वालिटी, और स्क्रिप्ट को बिल्कुल जैसा है वैसे प्रेजेंट करे विथ यूजिंग टेक्नोलॉजी। सर अगर हम बात करें ना, आदि पुरुष एक मूवी आई थी हाँ। पर वो फ्लॉप हो गई। अब मैंने भी आदि पुरुष देखी। उसमें फ्लॉप होने का रीजन सिर्फ एक था, लैंग्वेज। हाँ, वही बात। क्योंकि उन्होंने ना कुछ ज्यादा ही सिंप्लीफाई कर दिया, हाँ, कैजुअल चले गए वो। ज्यादा कैजुअल चले गए। मोटिव गलत नहीं था, उनका मोटिव था कि हम ऐसी लैंग्वेज यूज करें जो लोगों सबको को समझ समझ में आए। आए। बट इट वॉज काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल फीलिंग्स फॉर लोग जो भाई भगवान को भगवान मानते, हम्म। कि आप बोलो भाई, आप उसे सिंप्लीफाई करो बट आप उसे बदतमीजी में बदतमीजी मत पे ले मत जाओ। उतर आओ। वो बड़ी थिन लाइन थी, वो उस लाइन के उधर चले गए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप उसको इग्नोर करोगे ना, वो मूवी अच्छी बनी हुई है। हमने लुक्स भी एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है, रावण के स्पाइक्स हैं, उसकी शेव ऐसी है, वो ऐसा है, ठीक, क्योंकि वो एक इंटरप्रिटेशन है। हम्म। भाई रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई, उसने पहली बार एक तरीके से उन कैरेक्टर्स को शक्ल दी। आदि पुरुष जिन्होंने बनाई, उन्होंने भी उन कैरेक्टर्स को एक शक्ल दी, वहां तक भी एक्सेप्टेंस थी। पर जो लैंग्वेज और डायलॉग्स थे ना, उसके अंदर वो थिन लाइन क्रॉस हो गई। वो सिंप्लीफाई करते करते थोड़ा सा बदतमीजी की तरफ चला गया, अदरवाइज मूवी वॉज गुड। मतलब यही है कि इसमें डायलॉग्स जिसने भी लिखे हैं, आई थिंक मुंतशिर, वो मनोज मुंतशिर या क्या उनका नाम है, उन्होंने लिखे थे। तो इस पे से मुझे ये भी याद आया कि आप अगर टैलेंटेड होना तो ज़रूरी नहीं है कि आप क्या फॉलो करते हैं। मतलब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि स्वदेश मूवी एक शाहरुख खान की आई थी, उसमें एक गाना था अबाउट रामायण, जिसमें वो गायत्री जोशी एक्टर है, वो उसने वो दशहरा का कुछ तो सीन दिखाया है। और वो गाना आप सुनेंगे तो मेरे हिसाब से आज के जो बड़े बड़े राइटर्स हैं ना, वो भी वैसा गाना नहीं लिखेंगे। और वो गाना किसने लिखा था पता है आपको? जावेद अख्तर ने। और जावेद अख्तर का इंटरव्यू मैंने इस पे देखा था, तो उन्होंने बोला था कि मैं ये गाना लेने से मना कर रहा था कि मैं फॉलो नहीं करता, मैं मतलब मुस्लिम हूँ, तो मैं ये गाना लिखूंगा तो कैसे। तो उन्होंने बोला कि जो डायरेक्टर है उन्होंने मुझ पे फेथ दिखाया कि ये गाना आप लिख सकते हो, क्योंकि मुझे आपका टैलेंट पता है। तो अगर आदमी टैलेंटेड हो तो फिर वो ज़रूरी नहीं है कि वो क्या उसका बैकग्राउंड है या क्या बिलीफ है। तो आई थिंक ये मूवीज़ भी जब बने, तो आई थिंक सो इस ऐसी मूवीज़ के लिए जो टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स है उनको हायर किया जाए, या जो मतलब अच्छे राइटर्स है, या जो जब बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री शुड कम टुगेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ द बिलीव्स टू मेक दिस प्रोजेक्ट, आई फील। एक्चुअली सर इसमें क्या होता है ना, प्रोजेक्ट के साथ साथ ये सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है। इट्स नॉट अ बिल्कुल कि भाई आपने कोई लव स्टोरी बनाई, 10 लोगों को समझ में आई, 5 लोगों को नहीं भी आई, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेंटीमेंट्स, रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट करते हैं, करेक्ट। तो वो फिर किसी भी एक्सट्रीम तक चला चला जाएगा। जाता है, राइट। तो हमारी जैसी कंट्री में, और मोर ओवर ये हमारे धर्म के साथ थोड़ा ज्यादा हो जाता है बार बार बॉलीवुड में, तो वो चीज हो जाती है थोड़ी। करेक्ट। बाकी इसके अंदर एक और चीज है कि मुश्किल भाषा में लिखना आसान है, हाँ, आसान भाषा भाषा में में लिखना लिखना मुश्किल मुश्किल है। है। करेक्ट। क्यों? क्योंकि मुश्किल भाषा तो किसी को समझ ही नहीं आएगी ना, आप तो उसके बाद उसके इंटरप्रिटेशन दोगे कि इसमें ये था। आसान भाषा तो समझ आ रही है, उसमें लिखना मुश्किल है। मुश्किल। हमने क्योंकि मूवी की बात कर ली है, तो एक थोड़ा एंटरटेनिंग क्वेश्चन इसको बनाते हैं कि अगर रामायण आज हो रही होती, तो आप अपना भी ओपिनियन दीजिए, मैं भी देता हूँ, कि अगर आप कैरेक्टर्स में किसी एक्टर को देखना है तो आज के कौन से एक्टर्स को देखना है। शुरू हम राम से करें। आपको अगर राम का कैरेक्टर किसी को कास्ट करना हो, आप किसे करते हैं? देखो आज के, अगर हम उसमें बात करें तो राम के कैरेक्टर में आई थिंक कार्तिक आर्यन, बिकॉज ही इज अ चॉकलेट बॉय लुक आती है। क्योंकि
कहीं पे भी भगवान राम को ना एज अ मस्कुलर या वैसे शो नहीं नहीं करा। बताया, हाँ, राइट राइट। तो आई थिंक ही कैन प्ले दैट। मैं कार्तिक आर्यन बहुत अच्छी चॉइस है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे अलग आंसर दूंगा। मैं कहूँगा रणबीर कपूर, और शायद वो मूवी कर भी रहे जिसमें वो राम प्ले कर रहे। और मेरा रीज़न यही है कि फैंटास्टिक एक्टर है। अब क्या होता है कि आप उनकी जब वो मूवी आएगी, मुझे भी पता है कि उनको क्रिटिसिज्म आएगा, बाहर उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो कैसे राम प्ले कर सकते हैं, लेकिन भाई वो ग्रेट एक्टर है और हम उनको राम प्ले करवा रहे हैं, हम उन्हें राम बोल नहीं रहे। तो मेरा ये ओपिनियन है, कार्तिक आर्यन भी बहुत अच्छी चॉइस है। अब सीता पे आते हैं। सीता मैं फ्रेंकली बताऊं, मेरे को आदि पुरुष में कृति सनन बहुत ही परफेक्ट लगी थी एज अ सीता। आई एग्री विद यू। मैं कृति सेनन का ही नाम लेता, क्योंकि उनके उनकी जो इमेज है, वो मैंने तो मूवी भी नहीं देखी, मैंने सिर्फ वो गाना देखा है राम सिया राम, तो मेरे को वो एप्ट लगी एज सीता, मतलब तो मैं भी अपार्ट उसको फ्रॉम चेंज नहीं दैट करूँगा। वी कैन गो फॉर श्रद्धा कपूर ऑल्सो। श्रद्धा कपूर, हाँ श्रद्धा कपूर इज ऑल्सो गुड मतलब चॉइस, एज अ यस। उनका रियल लाइफ कैरेक्टर अगर हम देखें हाँ तो हाँ, श्रद्धा कपूर इज ऑल्सो वेरी गुड चॉइस टू अग्रीड अग्रीड। प्ले सीता। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में आते हैं कि हनुमान। हनुमान, हनुमान किसे प्ले करना है? हनुमान मस्ट बी समवन मस्कुलर और ओ आई थिंक वरुण धवन। वरुण धवन, हाँ वरुण धवन है। और हनुमान में थोड़ा सा मतलब वो, लेकिन हनुमान क्या है एकदम वो, वरुण धवन का कैसा है, थोड़ा गुड लुकिंग डैशिंग में भी आ जाते हैं, मतलब वैसा नहीं हो तो अच्छा है, मतलब हनुमान के एक्चुअली लिए। हनुमान कैरेक्टर इज ऑल्सो ना चुलबुला कैरेक्टर, वो वानर है, मतलब ही हम्म इज नॉट अ ह्यूमन। हम्म तो हम्म ही कीप्स ऑन मूविंग मूविंग मूविंग। तो वरुण हम्म। धवन का जहां तक मैंने उनके वीडियोस और वो देखे ना, तो ही इज अ वेरी क्विक एक्टर। वो कभी करेक्ट, स्थिर नहीं एनर्जी, बैठते। हाई हाँ एनर्जी हाँ, वाले हाई एक्टर है। एनर्जी। हाँ चलो, तो वरुण धवन को लॉक करते हैं। फिर और क्या कैरेक्टर्स आता है? रावण, ये थोड़ा ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा, मतलब राम में नहीं सोचना पड़ा, हाँ, रावण में सोचना पड़ रहा है, क्योंकि इट्स अ मोर कॉम्प्लिकेटेड इम्पोजिंग। कैरेक्टर हाँ, है, हाँ। रावण आई गेस प्रभास विल प्ले गुड रावण। प्रभास, लेकिन प्रभास ने हाँ मतलब प्ले कर सकता है, लेकिन क्योंकि अब उसने वो आदि पुरुष कर लिए, तो फिर वो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा ना। ये रावण कुड बी एजेड ऑल्सो बिकॉज ही वॉज एजेड। प्लस थोड़ी एक इम्पोजिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए रावण की। मतलब अगर हम कास्टिंग करते हैं तो सबसे मुश्किल जो है ना, जैसे दिल्ली में हमारा रामायण वगैरह बहुत ज्यादा रामलीला रहता है, तो वहां पे जब कास्टिंग होती है तो एज अ एक्टर राम चूज करना इजी है, हाँ रावण चूज रावण, करना मुश्किल है। अमिताभ बच्चन। मेरे भी चॉइस में थे, बट वो एज फैक्टर अगर हम देखें कि थोड़ा यंग तरफ अगर हम जाएं, ओके। तो ही कुड प्ले। अगर हम उसकी बात करें जो अश्वत्थामा में उन्होंने प्ले हाँ करा, वो इम्पोजिंग भी है, बहुत ज्यादा, पर्सनालिटी भी मतलब है, वेरी आवाज भी है, इम्प्रेसिव हाँ। रोल है वो उनका। मैं एक्चुअली अमिताभ बच्चन, हम्म मैं क्यों कहूंगा पता है, अमिताभ बच्चन ने बहुत ज्यादा पॉजिटिव रोल्स किए, लेकिन वो बहुत अच्छे विलन हम्म बनते, मतलब अगर वो विलन रोल्स हम्म करते तो, क्योंकि उन्होंने जब जब थोड़े नेगेटिव कैरेक्टर्स की, हम्म। आपको एक मूवी याद है ये आई थी, कौन सी मूवी थी जिसमें उन्होंने नेगेटिव रोल किया था, मुझे अभी मूवी नहीं याद आ रही है। हाँ आंखें में एक हाँ, वो आंखें में नेगेटिव किया में था, थे। हाँ। और अक्स मूवी आई थी, उसमें अक्स में वो भी भी नेगेटिव वो था, उसमें भी वो सूट हुए काफी। तो अमिताभ बच्चन अच्छी चॉइस हो जाते हैं रावण के लिए। उसको हम एआई से थोड़ा यंग कर सकते, मेकअप कर लेंगे, लेकिन अमिताभ बच्चन चाहिए। शूर्पणखा। शूर्पणखा, समवन बबली। पबली, पर फिर वो अमिताभ बच्चन के साथ ज्यादा यंग थी कि, मतलब कितना डिफरेंस था एज वो का? राक्षस थे, तो शी वॉज वो होता है ना कि धारण कर लेना, अच्छा, तो रूप यंग को धारण। ले हाँ, के फिर यंग वो को रूप ले धारण सकते कर हैं, हाँ। लेंगी, ठीक है, तो यंग एक्टर किसको ले सकते हैं हम? शूर्पणखा को, हम्म, क्या लगता है? अब बॉलीवुड मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस को नहीं ले सकते, बुरा भी लग सकता है ना उनको तो। पर थोड़ी दैट ऐसी शुड जो बी, मतलब नेगेटिव, थोड़ा करारा कैरेक्टर होता है ना, उस वैसा टाइप का चाहिए। कैरेक्टर। समझ गया मैं रिक्वायरमेंट, लेकिन दिमाग में नाम नहीं आ रहा है। हम्म, हम बॉलीवुड के बाहर भी सोच सकते हैं, हाँ, मतलब कोई, टीवी भी ले हाँ सकते टीवी हैं। पे कंटेंट क्रिएटर, वेब सीरीज एक्टर, इन्फ्लुएंसर, हम्म। कोई भी दिमाग में आए तो। आई थिंक शूर्पणखा के लिए ना, जो अभी मिर्जापुर में वो थी ना कैरेक्टर इनकी, जो
हाँ, जो जिसने थोड़ा बोल्ड रोल किया था, क्या था वो, जो उसके चाचा के मैंने साथ। देखी नहीं तमन्ना नहीं भाटिया, नहीं, नहीं नहीं। मिर्जापुर सीरीज के अंदर जो पॉलिटिशियन नहीं थी, जो जिसके बड़े लंबे से बाल थे और वैसे, नहीं वाइफ नहीं, जो एक बाहर से, जो उसके चाचा पे लाइन मारते थे, जरीन, जरीन। सरीन, ओके। मतलब एज अ वेब सीरीज आर्टिस्ट, मतलब वो है वो, मतलब राखी सावंत का समय चला गया उनका नहीं आ तो गया। अरे शी कुड बी, चलो उर्फी ठीक है। जावेद को ले सकते मैं भी उर्फी जाने सोचा था, लेकिन हैं। नोरा फतेही कैसा रहे? नोरा फतेही इज अ गुड नोरा ऑप्शन। हाँ, फतेही, हाँ, नोरा क्योंकि फतेही। उनकी फैन हाँ फॉलोइंग भी है, तो लोग शूर्पणखा को भी देखने हाँ, आएंगे नोरा थिएटर में, तो फतेही। मूवी कम से कम हाँ। चल तो जाएगी। फिर और क्या बचता है वो? डायरेक्टर। डायरेक्टर, डायरेक्टर किसको लेंगे? इन सब को मिलके अगर डायरेक्ट करना है, जैसे रणबीर या कार्तिक और कृति सेनन, अमिताभ बच्चन, मतलब डायरेक्टर कोई सीनियर होना चाहिए, तो ही सब एक्टर को मतलब उनको मानेंगे। नन कोई अदर देन राजा मौली। राजा मौली, चलो ठीक अगर है, राजा मूवी मौली हिट करनी है करनी तो। है तो चलो राजा मौली, डन डन डन। अब सिर्फ एक प्रॉब्लम है उसमें, प्रोड्यूसर किसको लेंगे? आप और मैं बन जाते, बिल्कुल। पैसा लगा देते, हाँ। तो पॉडकास्ट के बाद मैं बुला लेता हूँ, चेकबुक मंगा लेता हूँ, कर लेते हैं, ये ठीक है कर ही ना? लेते आप भी हैं। मुंबई में हो, अभी यहीं से हाँ। हम चले जाते हैं रणबीर कपूर, राजा मौली तो साउथ में होंगे, तो हम रणबीर कपूर एक्टर्स को बाकी फाइनल कर लोगों लेते को हैं। तो साइन कर ही ले। हाँ, आपने वो मूवी देखी है, लव के लिए कुछ भी करेगा? वो हाँ। एक सीक्वेंस था उसमें, जॉनी लीवर को, वो एक बहुत अच्छा एक्टर है, उसका नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, वो ऐश्वर्या राय को साइन कराने उसके घर ले जाता है। आफ्ताब था उसमें शायद। आफ्ताब तो एक्टर था, हाँ। लेकिन ये तो दूसरा अच्छा। ही एक्टर है वो। ओके। वो जॉनी लीवर को बोलता है, मुझे आपको साइन करना है इसके साथ, ऐश्वर्या राय के साथ, और कुछ मूवी बन रही है, क्या, हम दीवानों को बहुत कुछ होता है सनम, ऐसी कुछ तो मूवी बना रहा है, और डायरेक्टर लिया है उसने संजय जौहर बंसाली, ऐसा कुछ, तो चार डायरेक्टर का कॉम्बिनेशन, तो वैसे हम भी कर लेते हैं, अभी यहाँ से वैसे चलते हैं। रावण के लिए एक नाम एकदम से है, पंकज त्रिपाठी का। पंकज त्रिपाठी वेरी सॉफ्ट फॉर रावण, वेरी सॉफ्ट, और पर्सनालिटी में थोड़ा, मुझे क्या लग रहा है पता है, अब रावण पंकज त्रिपाठी को बनाएंगे ना, तो नुकसान पंकज त्रिपाठी का होगा, क्योंकि लोग उनको क्रिटिसाइज करेंगे कि आपने ये क्या कर दिया, क्योंकि वो बहुत अच्छे एक्टर है, उनको कर तो लेंगे, वो काम अच्छा ही करेंगे वो, लेकिन वो इम्पोजिंग पर्सनैलिटी वाला पार्ट, राम शायद रणबीर कपूर हावी हो जाएंगे पंकज त्रिपाठी पे, प्रॉब्लम ये होगा। तो सजेशन अच्छा है, लेकिन अमिताभ बच्चन फिर भी मैं के कहूँगा। विल गो फिर हाँ, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, यस। चलो ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच ओ। फॉर दिस पॉडकास्ट एंड फॉर कास्टिंग एज हाँ। वेल।